ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये समसौणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरिहंत देव वंदे गुरुवंदे नगणनाण्यरायो धम्मदयामय वंदे कम्मख कारणं शुद्धं। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सरस्वती मात की जय हो। सुदृष्टि त्रंगणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत। और कल हमने 14 प्रकार की विद्या का अध्ययन किया था कि जो पुण्याधिकारी पुरुष होते हैं उनको 14 प्रकार की विद्या होती है और वो एक मतलब स्वाध्याय करने वाले व्यक्ति के पास ये विद्याएं होनी चाहिए। इस प्रकार शास्त्रोक्त इन 14 विद्याओं का वर्णन किया। ज्ञान बढ़ाने के पात्र पुरुषों को सदैव इनका अभ्यास करना योग्य है। क्या लिखा था कि ज्ञान बढ़ाने के पास जिनको ज्ञान बढ़ाना है उन पुरुषों को सदैव इसका अभ्यास करते रहना चाहिए। आगे अब कहते हैं ब्रह्म चातुरी बाल वाहन देशना बाहु जल रसायन गान संगीत व्याकरण वेद ज्योतिष और वैद्यक इन 14 लौकिक विद्याओं का अब सामान्य स्वरूप कहते हैं। ये 14 तो हुई पौराणिक पुरुष की बात। पेज नंबर 417 पर बात कर रहे अपन। तो पहले जो 14 हुई पुण्याधिकारी पुरुष की बात हुई। अब यहाँ 14 लौकिक विद्याओं का स्वरूप कहते हैं। 14 प्रकार की लौकिक विद्याएं क्या है? पहली है ब्रह्म विद्या। मिल गया पेज नंबर 417 पे। आत्मा चैतन्य है, ज्ञान रूप है, शुद्ध है, अशुद्ध है इत्यादि रूप में आत्मा का स्वरूप जानना आत्म विद्या में ब्रह्म विद्या है। क्या लिखा? आत्मा चैतन्य है, ज्ञान रूप है, शुद्ध है, अशुद्ध इत्यादि रूप में आत्मा का स्वरूप जानना। आत्मा का स्वरूप जानना इसका नाम है ब्रह्म विद्या, यानी आत्मा को जानना। आत्मा विद्या में ब्रह्म विद्या है। कौन सी विद्या? ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या किसको कहा? आत्मा को जानने का नाम। अब ब्रह्म मने आत्मा, आत्मा में चर्या करना ब्रह्मचर्य कहा ना, नहीं कहा? ब्रह्मचर्य ब्रह्म मने आत्मा, आत्मा में चर्या करना ब्रह्मचर्य। वही बात यहाँ कह रहे हैं। तो आत्मा ब्रह्म में है, उस ब्रह्म में आत्मा को जानना पहचानना अनुभव करना ये ब्रह्म विद्या है। चातुरी विद्या विविध बातें करना, राज्यसभा पंचसभा रूप सभा के अनुसार बातें करना, अन्य का मनोरंजन करना, चित्रकला शिल्पकला आदि अनेक लौकिक चतुराई सीखना चातुरी विद्या है। ये सब चतुरता लौकिक विद्या है ना सब। तो अब उसको बहुत शिल्पकला का ज्ञान है, किसी को चित्रकला का ज्ञान है, किसी को राज्यसभा पंचसभा नाना प्रकार की चीज़ें चलती हैं उन सब का जिसको ज्ञान है लौकिक ज्ञान सारा, वो सब क्या कहलाएगा? चातुर्य विद्या। कैसे मनोरंजन कराना, किसको कैसे बैठाना, गोटी कैसे फिट करना, ये भी कला है कि नहीं? और सबके बस का काम नहीं है। हर व्यक्ति अलग अलग कला माहिर होता है।
बाल विद्या, बाल्यावस्था ही से विविध विद्याओं को सीखना बाल विद्या है। बचपन से विविध प्रकार की विद्याओं को सीखना, इसका नाम बाल विद्या। बस बहुत ज़्यादा कठिन नहीं, बिल्कुल सरल बात है। वाहन विद्या, हाथी घोड़ा रथ आदि की सवारी जानना सीखना वाहन विद्या है। उस समय हाथी घोड़ा ही वाहन थे, इसलिए वो लिखा। आज गाड़ी चलाना आ रहा है, स्कूटी आ रही है, आपको मोटरसाइकिल आ रही है, कार आ रही है, अन्य जो भी मोटर बस जो भी वाहन है उनको चलाना आना, ये वाहन विद्या है। और हाथी घोड़ा के भी वाहन है तो वो भी चलाना, अभी बस से ज़्यादा चलाना तो उनको कठिन है। घोड़ा ढंग से नहीं चलाओ, बैल ढंग से नहीं चलाओ तो गड़बड़ हो जाए। तो हाथी घोड़ा रथ आदि की सवारी जानना सीखना वाहन विद्या। इसमें गाड़ी घोड़ी लगा देना, सारे जितने भी आज के समय में गाड़ियाँ चलती हैं वो उसको कि इस गाड़ी को मैं लगा उसको चला देंगे, कैसी भी गाड़ी अपन चला देंगे, तो वो वाहन विद्या है। देशना विद्या, धर्मोपदेश देने की कला देशना विद्या है। धर्मोपदेश देने की भी कला चाहिए, क्योंकि धर्मोपदेश देना लगता सरल है पर सामने वाला प्रभावित नहीं हो रहा, आपकी बात समझ नहीं पा रहा है, तो फिर वो धर्मोपदेश जमता नहीं। अतः धर्मोपदेश देने की कला देशना विद्या है। कितनी होगी? 5 होगी ना। ब्रह्म विद्या, चातुर्य विद्या, बाल विद्या, वाहन विद्या, देशना विद्या। 6ठी बाहु विद्या, दंड पहनना आदि अन्य मल को जितने की चतुराई, विविध कला युक्त कुंदना फांदना, नेजम जानना, मोगरी फेरना इत्यादि कला सीखना बाहु विद्या है। शरीर के आधार पर जितनी भी, यहाँ देखो योग के आधार पर लोग कमा रहे कि नहीं कमा रहे, सब कमाने के हैं, कैसे कौन कैसे कमा सकता है। तो आज बाहु विद्या शरीर के आधार पर इसको जानकारी, योगा कैसे होना चाहिए, प्राणायाम क्या है, कैसे करना, प्राणायाम रेचक क्या होता है, सबको जानता हूँ, अच्छी तरह करना आता हो। इसलिए लिखा कूदना फांदना, नेजम जानना, मोगरी फेरना, ये सब सारा योग प्राणायाम है, आसन है नाना प्रकार के। योगासन भी जानना पड़ता है, कौन कौन सा योगासन किस काम का है। ये विद्या क्या कहलाएगी? बाहु विद्या। फिर जल विद्या, जल में नाव चलाना, जहाज चलाना, भुजबल से तैरने की कला सीखना जल विद्या है। तैरना आना ये भी जल विद्या है। कई लोग तैरना नहीं आता इसलिए डूब जाते हैं, मर जाते हैं। तो तैरना आना चाहिए, ये जल विद्या कहलाती है। नाव चलाना ये भी जल विद्या में ही है, यानी पानी के अंदर नाव चलाना है, जहाज चलाना है, सारी चीज़ें क्या आएगी? ये जल विद्या। उसने पूछा था ना वो कहानी में, त्रिया चरित वाले में, पंडित जी आए थे सारी शिक्षा लेकर के, इतना पौधा लेकर के, ये लो जी, ये लो जी, तेरा लो जी आती कि नहीं आती है? ये नहीं आती है, नहीं आती तो डूब मरोगे। अब नाव डूब रही है कि तुमने सारी लोजी तो पढ़ ली, ये 13 लोजी पढ़ी कि नहीं पढ़ी, कि कौन सी होती है नहीं पता, ये नहीं पता तो मरना है, हम निकल जाएंगे। अब तो नाव डूब रही है ना, इसलिए ये भी एक जल विद्या का होना भी जरूरी है। 72 कला। रसायन विद्या, कुधातु को सुधातु करना, जैसे तांबे को स्वर्ण करना, रांगा की चांदी करना, पारा हड़ताल आदि शुद्ध कर रसायन उत्पन्न करना इत्यादि कला सीखना रसायन विद्या ही है। तांबे का सोना बन सकता है? देखो बन सकता है, तभी लिखा है। और रागा का चांदी करना, ये पारा हड़ताल आदि शुद्ध कर रसायन उत्पन्न करना, ये रसायन विद्या है। नाना प्रकार की चीज़ों को बना के नया गढ़ना तैयार करना। वो पता हो तो बनेगा, नहीं बनता ऐसा नहीं है।
जो विद्याएं कुछ अभी जैसे आविष्कार किया, कई चीज़ों मिला करके बनाए हैं सोना, और सोना वैसे भी खदान में से निकलता है और बन जाता है। उसने तैयार किया था कि नहीं किया था भरतहरि ने, पर उन्होंने कहा मैं तो मिट्टी डाली सुखचंद्र आचार्य ने, और पूरा पहाड़ तैयार हो गया। उन्होंने कितना रसायन मिला करके तैयार किया, ऐसा सोना बना लेना, ये मेरे की जरूरत नहीं है। इसलिए क्या है, सोना के ऐसे भी बन सकता है। फिर गान विद्या, अनेक स्वर सहित काल मर्यादा रूप मिश्र स्वर सहित ताल के साथ गाना गान विद्या है। ये सब शिक्षाएं मिलती नहीं मिलती है। म्यूजिक चलता है कोर्स में, तो ये कल विद्या है, सब नहीं गा सकते, फिर सब बजा नहीं सकते वाद्य। गान विद्या है, वो गाने से मतलब है। अब सबके अलग अलग राग है, कौन सा गाना कहाँ उठाना, कैसे उठाना, तार लय क्या है, उसका ज्ञान होना, कहाँ से बढ़ना है, पकड़ते नहीं फटाफट वो गाना बोलता है इधर बजाने वाले। अब है तो सारे गम पिधना, साथ ही तो स्वर है, और सात स्वर में सारे गानों को वो बजाते देते नहीं बजा देते पूरा, किस तरह से। तो ये अब वो गा रहा है, अपने को नहीं पता, पर वो बजाने वाले जिनको पता वो फटाफट पकड़ते हैं, और ढोल सब चीज़ वो बजा देते हैं। और आप जो गाना गा रहे हो वही आवाज़ निकल रही है उसमें। हाँ, संगीत विद्या देखो, विविध वाद्यत्र कला, नृत्य कला के हाव भाव, गति, ललितता, चाल, ताल इत्यादि के विषय में शास्त्रोक्त समझना संगीत विद्या है। अब संगीत चित्र गान भी आ गया, नृत्य कला भी आ जाएगा, हाव भाव आ जाएगा, सब इसमें आ जाएगा। नाना प्रकार के वाद्य बजाना है। जैसे व्याकरण विद्या, सुस्पष्ट स्वर, व्यंजन, विभक्ति सहित अक्षरों को समझना व्याकरण विद्या है। व्याकरण संबंधित जितना ज्ञान, अब अ का उच्चारण कहाँ से होता है, आ का उच्चारण कहाँ से होता है, ई का उच्चारण कहाँ से होता है, कौन उदात्त है, कौन प्लूत है, कौन स्वर है, कौन व्यंजन है, फिर स्वर दीर्घ स्वर कौन सा है, ह्रस्व स्वर कौन सा है, सब ज्ञान हो तब तो बोल सकते हैं। ई और ई में कितना अंतर है, इसलिए लिखने में गलती करते हैं। किताब गिर जाएगी पापा जी किताब गिर जाएगी, पूरी झुक गई थी अभी। ई अब कितना अंतर है ई में। ऊ अब ऊ में एक में कम टाइम लगता है, एक में ज़्यादा समय लगता है, दोनों में फर्क है। तो ये सब ज्ञान होना व्याकरण के अंतर्गत आता है। फिर संधि क्या है, समास क्या है, कौन सी संधि है, कौन सा समास है, उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, ये सब व्याकरण विद्या की बात है। फिर वेद विद्या, अनेक शास्त्रों को सीखना वेद विद्या है। अनेक शास्त्रों को सीखना वेद विद्या, और वेदों का ज्ञान मतलब चारों अनुयोग का ज्ञान, अनेक प्रकार के शास्त्र हैं, उन शास्त्रों का ज्ञान होना वेद विद्या कहलाती है। फिर ज्योतिष विद्या, 5 प्रकार के ज्योतिषी देवों के गमन से शुभाशुभ जानना ज्योतिष विद्या है ना। ये सब प्रकार के ज्योतिष हैं। तो ज्योतिष में सूर्य, तारा, नक्षत्र, प्रकीर्ण के आते हैं 5, उनके बारे में पूरा ज्ञान होना, और उनका क्या है, कौन सा काल चल रहा है, अभी सूर्य कौन सी राशि में चल रहा है, चंद्रमा कौन सी राशि में है, ग्रह नक्षत्र क्या हो रहे हैं, ये सब ज्योतिषी ज्ञान आता है। 5 प्रकार के हैं ना, तारा, नक्षत्र, प्रकीर्णक, सूर्य, चंद्रमा। वैद्यक विद्या, विविध शारीरिक रोगों को जानने के लिए अनेक परीक्षाएं करना जानना, जैसे हाथ की नस, मस्तक की नस, पैरों की नस, हृदय की नसों को परखना। इन नसों को परखने का नाम नाड़ी परीक्षा है। नाड़ी परीक्षा, पहले वैद्य क्या करते थे, नाड़ी देख करके तो सब बता देते थे इसको कौन सी बीमारी है बताओ। कहीं एक्सरे की जरूरत नहीं पड़ती थी, सोनोग्राफी की, सीटी स्कैन की जरूरत नहीं पड़ती थी। नाड़ी देख करके आपके रोगों का ज्ञान बता देते कि इसको ये बीमारी हो रही है।
सब प्रकार की नसें देखी और कितनी चल रही धड़कन, इसका कितना समय बाकी है बता देते कि इतना समय बाकी है अभी इसका। क्या क्या आप तो पहले तुमको क्या हो रहा है, वो डॉक्टर हाथ भी नहीं लगाता, स्लीप ली, पूछा क्या बुखार आ रहा है, लो ये पैरासीटामोल 1 2 3 लेकिन ये ले जा। डॉक्टर हाथ भी नहीं लगाता है, न देखता है, न कुछ करता है। इतने मरीज लाइन में लगते हैं, फटाफट अच्छा आपको क्या हो रहा है, सर्दी जुकाम हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वाह ये ले एक गोली लिखी चल जा, यही होता है। अब वेदराज जी है वो भी आजकल नहीं देखते, वो भी पूछा दिया ना, वो भी डॉक्टर जैसा ही काम कर रहे हैं। ये आज वही कह रहा हूँ, आज तो वैद्य भी होकर के भी ढंग से नहीं देखते, जबकि वैद्य मतलब उसको नाड़ी देखना आना चाहिए, मूल है नाड़ी तो वैद्य का था। पर अब कोई ऐसे ही तैयार हो रहे हैं सब, पढ़ाने वाला नहीं आ रहा, उसको भी नहीं आ रहा, वो भी चल रहे। पहले के वैद्य मतलब बहुत बड़ा जानकार होता था। अच्छा आज है पर बहुत कम, नहीं के बराबर है आज भी, पर बहुत कम है जो आपको देख करके बता रहे हैं। मूत्र को देखकर रोग को जानना, पेशाब देखी और उसको देख के बताते कि अभी इसको है। मूत्र की परीक्षा, अब टेस्ट होते हैं उसमें जाएंगे तब पता लगेगा, है कि नहीं। लेटरिन जाएगी टेस्ट होगा फिर बताएंगे, खून जाएंगे सब टेस्ट होगा तब पता लगेंगे। कितने टेस्ट हो, कितने पानी की बर्बादी। ये आपके स्वर से पकड़ लेते कि इसको स्वर हो रहा है ऐसा, तो क्या हो रहा है, स्वर उतार चढ़ाव हो रहा है, क्या दिक्कत है। दृष्टि देखकर रोग को जानना, दृष्टि देख करके रोग को जान लेना। चेहरा देखा आपका, दृष्टि परीक्षा कहलाती हो। पसीने को देखकर सूंघ कर रोग को जानना, श्वेत परीक्षा। ये लो पसीना कैसा आ रहा है, कितना आ रहा है, उसको सूंघ करके बता देना। कितनी प्रकार की विद्याएं इत्यादि चिन्हों से रोग जानकर औषधि द्वारा रोग को नष्ट करने की कला वैद्य विद्या है। ये 14 प्रकार की लौकिक विद्या है सारी। एक एक क्या कहा, सब लौकिक विद्या का, एक नहीं समझ, बाकी तो मान लेते हैं, पर पहली भी लौकिक विद्या में डाल दिया उन्होंने। सबसे पहले ब्रह्म विद्या का, ये भी लौकिक विद्या है, डाला देखो। हाँ ये लोक के हिसाब से सारी बातें ली गई है, इसलिए लौकिक विद्या में लिया है। तथा पूर्वोक्त 14 धर्म विद्या है, जो पहले 14 कई वो धर्म विद्या है, तो ये सब लौकिक विद्या है। इन सभी का स्वरूप विवेकी राजपुत्रों आदि समस्त कुलीनों को सीखने योग्य हैं। जो विवेकी जन है, राजपुत्र है, उनको ये विद्या आनी चाहिए। जिस राजपुत्र को इन विद्या का ज्ञान होता है वह प्रजा को सुखी कर स्वयं यश प्राप्त करता है। वो भी सुखी होगा और अपनी प्रजा को सुखी करेगा। अभी कैसा क्या चल रहा है उसके हिसाब से निर्णय लेगा वो। अभी ये बीमारी चल रही है तो क्या दवाइयाँ करनी, वो उसको पता होना चाहिए राजपुत्र को। ये कौन सी बात है, वो राजा उसका काम करे। पर ये सब बातें कहेगी वो प्रमाणिक है, बहुत विशेषज्ञ ज्ञान का भंडार, कितनी स्मरण शक्ति चाहिए उसके पास। ये नहीं तो लोग एक बार मिला फिर ध्यान रखते हैं सकल, ये आदमी कितना कितना याद हो जाता है, उतना उनको पकड़ में रखना पड़ता नहीं। जैसे बस में कंडक्टरी करता है, उसको सबको ध्यान रखना पड़ता नहीं, किससे टिकट ले ली, किसने दी नहीं दी, कितने रुपए दिए, वापस देने हैं। जो बुलक्कड़ हो वो कंडक्टरी क्या करेगा फिर, बोलो, ध्यान रखता नहीं रखता है। टिकट आपने कितने पैसे दिए, कितने वापस देने, सब पता रहता नहीं रहता है। एक आधा कभी भूल जाए अलग, बाकी तो पूरा वो भाई कभी कदार एक आधा भूल सकता है, पर फिर भी पूरा ध्यान रखता है। सवाल नहीं भूले, भूल जाए तो फिर धंधा हो जाएगा चौपट। फिर भी कदाचित कभी कोई चालाकी कर जाए, भूल जाए अलग बात है, पर भूलता नहीं है, रोज ध्यान है। और कौन रोज आता है कौन रोज नहीं आता, पूरा ध्यान होता नहीं होता उसको। ओके मैं रोज आता हूँ, आधी टिकट दूंगा कि नहीं चले भैया आप रोज नहीं आते, आप दूसरी गाड़ी में जाते हो।
हमारी गाड़ी नहीं है तो कितना ध्यान रखता है वो। ऐसे ही राजपुत्र बनना है, राजकुमार या राजा बनना है, उसको कितना ध्यान रखना होता है। पब्लिक कौन कौन है, कितने लोग हैं, क्या है, उसके ज्ञान में कितनी, इस समय बीमार उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, वो क्या बता रहा है वैद्य, वो ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या है, सारा नॉलेज उसको रखना पड़ता है। कहाँ क्या चल रहा है, लोग कैसे कैसे प्रश्न अभी भी पूछते नहीं पूछते हैं प्रधानमंत्री को उन सबको प्रश्न, आप क्या कर रहे हो। ऐसा जानकर विद्या रूपी गुणों का संग्रह करना योग्य है। अब जितना हो जाए उतना प्रयत्न करने की बात लिखी। राजाओं के इंद्र सठखंडी चक्रवर्तियों के पुण्य के मातम से प्राप्त 14 रत्न और नवनिधि का वर्णन करते हैं। चक्रवर्ती को 14 रत्न की प्राप्ति और 9 निधियां होती है। किसके? चक्रवर्ती के 14 तो रत्न होते हैं और 9, अब ध्यान रखना 14 रत्न कौन कौन से, उसमें चेतन अचेतन निकालना। चेतन भी रत्न है और अचेतन भी है। चेतन रत्न कौन से और अचेतन रत्न कौन है, किताब आपके पास है, मैं पढ़ रहा हूँ, फिर आप इसमें से चेतन कितने अचेतन कितने निकालना। सुदर्शन चक्र, चंड वेग दंड यानी गदा, चर्म, चूड़ामणि, काकिरणी, काकिणी, छत्र, असी, सेनापति, बुद्धिसागर पुरोहित, शिल्पी, गृहपति, विजयगिरी हाथी, घोड़ा, स्त्री, ये 14 रत्न हैं। इनमें से प्रत्येक की हजार देव सेवा करते हैं। इन रत्नों के कार्य निम्नलिखित हैं। अब किस रत्न का क्या काम है वो आगे बताते हैं। पहले तो 14 रत्न आ गए, अब इसमें से निकालो चेतन कितने हैं, अचेतन कितने हैं। देखो सुदर्शन चक्र चेतन के अचेतन 1, चंडवेग 2, चर्म, चूड़ामणि, कांकिणी, छत्र, असी, 7 हो गए। अब सेनापति 1 चेतन, बुद्धिसागर पुरोहित, शिल्पी, गृहपति, विजयगिरी हाथी, घोड़ा, स्त्री, तो 7 चेतन है और 7 अचेतन है। 14 रत्नों में 7 अचेतन रत्न भी है और 7 चेतन रत्न भी हैं। इनके क्या क्या काम क्या करते हैं ये रत्न, और क्या लिखा, एक एक रत्न की हजारों देव सेवा करते हैं। ये बात तो जमीनी कुछ, घोड़े की भी हजारों देव सेवा करेंगे, हाथियों की भी हजारों देव सेवा करेंगे, स्त्रियों की चलो समझ ले हैं, ये पुरोहित की, शिल्पी की हजारों देव सेवा करेंगे। अब पढ़ो देखो आगे बताते हैं। ये नीचे लिखा हुआ है, ये 7 रत्न तो अचेतन है, ये यहाँ भी है, ये मिलकर 14 7 चेतन है। देखो इसमें लिखा भी आ गया। पहला, चक्री जिस पर आज्ञा चलाना चाहता है उसके पास चक्र के रक्षक देव जाकर उससे चक्र की आज्ञा कहते हैं। ये चक्र रत्न का कार्य है। तो चक्र रत्न मिला मेन, पहला रत्न वही है, मेन हीरो सुदर्शन चक्र। चक्री जिस पर आज्ञा चला, चक्रवर्ती जिस पर चक्र चलाना चाहता है, जिस पर आज्ञा चला, उसके पास चक्र के रक्षक देव जाकर उससे चक्री की आज्ञा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? और ये चक्र रत्न का कार्य है, बस वो आज्ञा देंगे ना, वो काम करना है उसको। दूसरा है विद्यार्थ पर्वत की गुफा के कपाट सेनापति जिस गदा से तोड़ता है वह ये तोड़ने वाला गदा रत्न है। वो जो विद्यार्थ पर्वत की गुफा है ना, चक्रवर्ती के अलावा उसे कोई नहीं खोल सकता, और वो चक्रवर्ती की गदा में ताकत है। चक्रवर्ती में भी ताकत हो तो उसकी गदा में, चक्रवर्ती में ताकत नहीं हो तो गदा कैसे उठाएगा और तोड़ेगा कैसे? तो चक्रवर्ती के पास ऐसी गदा होती है जिससे वो कपाट खुल जाए। जो दरवाजा है, इधर इस खंड से उस खंड में जाना है, उस गदा से ही टूटेगा, बाकी किसी की गदा से नहीं टूटेगा। वो स्पेशल उसको प्राप्त होती है। हाँ, वज्रमयी।
नदी सरोवर का विशाल गहन जल मार्ग में आने पर जल में चर्म रत्न बिछा देने से उसके प्रसाद से समस्त जल पृथ्वी के समान होकर उस पर से चक्री का समस्त कटक पार हो जाता है। ये चर्म रत्न का गुण है। चर्म रत्न का गुण क्या है? ये चक्रवर्ती की सेना जा रही है और पानी ही पानी है। पानी मतलब सामान्य पानी नहीं, बहुत भयंकर पानी है जिसको पार नहीं पा सकते। तो वो चर्म रत्न डाला, उस पर बीत जाता है और पूरी सड़क तैयार, राम सेतु पुल तैयार, समझ लो। बोलो क्या क्या विद्या है। आज कितने कर आप करें कि ऐसा हो जाएगा, रोबोट ऐसा काम के, ये देखो रोबोट के बाप है कि नहीं यहाँ, लोग कहते रोबोट ऐसा कैसे कर सकता है। अभी एक रोबोट ने आत्महत्या कर दी ना। आत्महत्या कह रहे हैं मतलब अरे किसी भी चीज में अधिक बार होगा, जैसे मोबाइल फट गया तो मोबाइल ने आत्महत्या की और क्या है भाई, ज्यादा आप चार्जिंग ऐसा कुछ करोगे तो फटेगा, फट गया तो मोबाइल की आत्महत्या। ऐसे रोबोट से ज्यादा काम लिया उसकी शक्ति से। ये टेबल है, टेबल के ऊपर ज्यादा वजन आएगा तो टूटेगा, इसकी आत्महत्या होगी और क्या है। तो ये बिल्कुल डाला और एकदम सड़क जैसा बन जाता और आराम से सेना निकल जाती है। कैसी गजब विद्या है, रत्न है। कैसा भी हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। जो आज देखो क्या क्या बना रहे, नहीं बना रहे। 50 योजन लंबी माँ अंधकार में विजयार्थ की गुफा में उद्योत में चूड़ामणि रत्न से सूर्य के प्रकाश समान प्रकाश कर गुफा पार की जाती है। ये चूड़ामणि रत्न का गुण है। क्या कहा? 50 योजन लंबी माँ अंधकार में विजयार्थ की गुफा में उद्योत में चूड़ामणि रत्न से सूर्य के समान प्रकाश कर गुफा पार की जाए। चूड़ामणि रत्न है। आप देखो कितनी कितनी गुफाएं बनाई हैं और गुफाओं में लाइटिंग की व्यवस्था, तो उसमें लाइटिंग क्या थी? चूड़ामणि रत्न था। ठीक है, वो चूड़ामणि रत्न से लाइटिंग कर रहे थे। गुफा में आराम से जाओ, अंधकार है। आपने देखा नहीं कि अपने यहाँ से अंदर कितनी गुफाएं आती हैं और सबने लाइटिंग कर रखी नहीं कर रखी है। अभी देखो पानी के अंदर गुफा बनाई है, उसमें से ट्रेन जाएगी, पानी ऊपर पानी और नीचे से ट्रेन जाएगी। रेल तो जा ही रही थी कलकत्ता में, मेट्रो ट्रेन, और ऊपर चला दी उन्होंने बाहर में ही। कलकत्ता में तो अंदर में जाती है ना पूरी जमीन में वो मेट्रो ट्रेन। अब मेट्रो ट्रेन उन्होंने बाहर उस पर ला दी है, अलग से स्पेशल हो गई है। हाँ, अब लाइटिंग चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो जो लाइट है अंधकार, वो चूड़ामणि रत्न करता है। नेक्स्ट, अपना नाम लिखने के लिए गए हुए चक्री को वृषभाचल पर्वत पर जब अपना नाम लिखने के लिए स्थान नहीं मिलता है तब वह काकिनी रत्न से अन्य चक्री का नाम मिटाकर अपना नाम लिखता है। इस प्रकार से भी 12 योजन की गुफा प्रकाशित होती है। ये काकणी रत्न गुण है और उस पर नाम लिखना है। और वो जो नाम लिखा गया वो टंकोत्कीर्ण नाम लिखा गया, ऐसा नहीं है जो ऐसे मिटा दो गया। तो उसको मिटाने के लिए भी रत्न चाहिए, कांकणी रत्न, उससे वो मिटता है फिर लिखा जाता है। आप समझो कितना जोरदार होगा वो रत्न। जो लिखा गया वो कितना टंकोत्कीर्ण होगा, कितना बड़े अक्षरों में कितना शानदार लिखा हुआ होगा। पर पढ़ने कौन जाता है उसको? एक प्रश्न ये भी आता है, उस गुफा में कौन जाएगा? कौन पढ़ने जाएगा? कौन जाएगा? वही जाएंगे जिनको जाना है, सब आम पब्लिक तो जाती नहीं। ठीक है वहाँ, पर जब रास्ता खुल जाता है तो तब वहाँ से पब्लिक भी आती जाती है। जब तक दरवाजा बंद था हर तरफ इधर रहते थे, वो साइड उस साइड रहते हैं। जब दरवाज़ा खुलेगा तो पब्लिक भी आई जाएगी, क्योंकि अब 6 खंड का अधिपति बन गया तो उसमें सेना भी जाएगी, आएगी, जाएगी नहीं जाएगी। तब वो पढ़ेंगे, वापस बंद हो जाता है जब टाइम हुआ खत्म। बंद होगा ना, क्यों नहीं होगा भाई? समय पर बंद होगा ना सब चीज़ें। चक्री की सेना पर मेघ बरसते समय छत्र रत्न का विस्तार कर संपूर्ण सेना को उसकी छाया में लेकर जल की बाधा मिटाता है। छत्र रत्न का गुण है। लो
छतरी तैयार होगी इतनी। अब चक्रवर्ती की सेना कितनी है और भीगे नहीं वो, छत्र खोल दिया, कोई भीग नहीं रहा है। और कितना बड़ा होगा, अपनी छतरी अपने कोई नहीं बचा सकती अकेले कोई। अपन लेके जाते हैं ना तो भी छिट्टे नीचे से लग जाते हैं, इधर से लग जाते हैं, हवा में उड़ जाए टूट जाए, है? कई प्रकार की समस्या, पर एक स्पेशल है। सब सेवा करने वाले क्या करेंगे, लिखा है। चक्री की सेना पर हो गया। 7वां, अपने तेज से शत्रुओं को भयभीत करना, समस्त शत्रुओं को जीत लेना 80 रत्न का गुण है। 80 रत्न उसको देख करके सामने वाला डर जाता है। हाँ साहब, हाँ साहब, तैयार है आप के दिन तैयार है, ये राज आपका, पाठ आपका। 8वां, आर्य मलेच्छ खंड के समस्त राजाओं को जीतकर सभी को लाकर चक्री के चरणों में झुकाकर सेवा करना सेनापति का गुण है। सेनापति क्या करे, चक्रवर्ती लड़ने जाता नहीं, आगे सेनापति रहता है, वो ला करके झुका देता। हाँ साहब, पहले ही समझ आते हैं ये हुक्म है, पहले मान जाओ, नहीं माने तो लड़ाई करेंगे। प्रजा को सुखी करने वाली, राजा का यश फैलाने वाली, बेरी को वश में करने वाली सलाह देना पुरोहित रत्न का गुण। जो पुरोहित होते हैं वो सलाह देते हैं, तो ये सलाह देते हैं सबको, प्रजा सुखी कैसे रहे, राजा का यश कैसे फैले, बेरी को वश में, यानी पिए। मंत्री होते नहीं होते। चक्री की आज्ञा से तत्क्षण मनोवांछित अनेक शोभा सहित अनेक खंड मंजिले वाले सुंदर महल बनाने वाला शिल्पी रत्न है। शिल्पी क्या करता है, कारीगर। तो जैसा चक्रवर्ती चाहे वैसा महल बना के तैयार। और कितने साल में बनाएगा, अब कितना टाइम लगेगा बनाने में विमल जी साहब? 1-2 होटल बनवाते हो कितना टाइम लगता है? साल 2 साल तो लगते हैं। और यहाँ तैयार, इसका गुण है, शिल्पी रहते हैं, तैयार मिल जाएगा। हाँ साहब, तैयार। चक्री के घर संबंधी संपूर्ण कारोबार की आरंभकार की सावधानी रखना गृहपति रत्न का गुण है। उनके घर के संभालना, पूरा देखना, साफ सफाई, जो भी व्यवस्था पूरी, खाना पीना, सारी व्यवस्था को देखना घर संबंधी, वो गृहपति रत्न करता है। चक्री के मन को सुखकारक अस्वारी देने वाला, इंद्र के ऐरावत हाथी के समान सुंदर विजयगिरी नामक अस्थि रत्न है। बाकी हाथी होते हैं वो अलग है, चक्रवर्ती का हाथी अलग है, एक स्पेशल जो चक्रवर्ती सवारी करता है उसमें। बाकी हाथी बहुत सारे लिखे ना, इतने 14 लाख हाथी घोड़े, वो तो सब जगह राजाओं के पास पड़े, वो इनकी गिनती में आ गए। जैसे भारत का वैभव गिनेंगे तो खाली दिल्ली में केंद्र सरकार वो थोड़ी गिना जाएगा। भारत जितने राज्य हैं, जितने राज्यों में जो कुछ भी है वो सब भारत का वैभव है कि नहीं, उसका मालिक है कि नहीं वो। तो ऐसे जितने राज्य सबका मालिक कौन है मुख्य रूप से? वो सब तो उसके वहां थोड़ी बंधे हुए क्या वो? चक्रवर्ती के घर में थोड़ी बंधे हुए 84 लाख हाथी कोई। ये उसका तो असली हाथी एक ही है, ये रत्न वाला, उसका खुद का। तो बाकी उसके ही कहलाते हैं, पर वो उस पर नहीं बैठता। हाँ, ऐरावत रत्न है, मिला हुआ है उसको, ये तो चेतन है, देवों द्वारा नहीं मिला है। देवों द्वारा मिला होगा तो चेतन नहीं हो सकता। वांछित अस्वारी देने वाला, पवन के समान वेग से चलने वाला, चंचल सुंदर अश्वरत्न, घोड़ा होता है जिस पर वो सवारी करे, वो भी जोरदार होता है। माँ सती, सची के समान रूप को धारण करने वाली, माँ सुंदर, चक्री के मन का हरण करने वाली, आज्ञाकारिणी, माँ बलवती, रत्न का चूर्ण करने में सक्षम स्त्री रत्न है। एक स्त्री रत्न है पटरानी, बाकी तो और भी होती है रानियां, पर मेन तो ये 7 चेतन रत्न हैं, सब मिलाकर 14 होते हैं। देखो, स्त्री को भी रत्न कहा है,
और आज भी कहते नहीं कहते हैं? हाँ, तो अपने पास भी एक रत्न तो है ही, अपने पास भी। क्यों जिया जी? अब इतने नहीं, एक रत्न तो है ही अपने पास भी, चक्रवर्ती का एक हिस्सा है ही। हाँ, स्त्री रत्न लिखा कि नहीं लिखा? माँ के लिए नहीं कहा यहाँ, पत्नी, स्त्री मने पत्नी, महारत्न है। अच्छा, महा और माँ दोनों फर्क है। हाँ। ये सब मिलकर 14 होते हैं। अब इनके उत्पन्न होने के स्थान बताते हैं, ये कहाँ पैदा होते हैं उसके बारे में कहते हैं। चक्र, छत्र, असी, दंड, ये 4 तो आयुशाला में पैदा उत्पन्न होते हैं। चक्र, छत्र, असी, दंड, ये चारों आयुशाला में। चर्म, कांकिणी, काकिनी, चूड़ामणि, ये 3 श्रीगृह में उत्पन्न होते हैं। श्रीगृह होता है उनका, वहाँ पर उत्पन्न होते हैं। हाथी, घोड़ा, स्त्री, ये 3 विद्यार्थ पर्वत पर उत्पन्न होते हैं। हाथी, घोड़ा और स्त्री विद्यार्थ पर्वत पर। शिल्पी, पुरोहित, सेनापति, गृहपति, ये 4 निज निज नगरी में उत्पन्न होते हैं। जो जो नगरी है वहाँ उत्पन्न होते हैं। ऐसे ही 14 रत्न की उत्पत्ति बताई। इस प्रकार 14 रत्नों का सामान्य स्वरूप का विशेष अन्य पुराणों से जान लेना। ठीक है, इस प्रकार चर्चा हुई और आगे चर्चा बाद में करेंगे।